हाय एवरीवन। आज हमारे कॉन्ट्रैक्ट की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ एस्केलेशन क्लॉज। अब बेसिकली ये एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है और ये कैसे अप्लाई होता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर, आइए सीखते हैं। आज की पूरी क्लास एस्केलेशन क्लॉज और इसके क्वेश्चन करने पे लगा देंगे। तो हमारे पास एस्केलेशन क्लॉज का आज की क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट सीखना है, इसके बारे में लिखेंगे थोड़ा और उसके बाद एक क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड और हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअली खत्म हो जाएगा। आइए और समझते हैं कि एस्केलेशन क्लोज क्या होता है। भाई मान लो एक कॉन्ट्रैक्टी है, ठीक है जी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लिखवाऊंगा तो जगह छोड़ दीजिएगा। अभी तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, पहले आप बस देख लो एग्जाम्पल। भाई मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर है, मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक। और यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्टी। अब कॉन्ट्रैक्टी वो पर्सन होता है जो कॉन्ट्रैक्ट देता है कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। मान लो कॉन्ट्रैक्टी ने मॉल बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को बोला टू कंस्ट्रक्ट अ मॉल। एक मॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को कहा। अब कॉन्ट्रैक्ट के पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया, कॉन्ट्रैक्टर के पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया कि मॉल बनाना है, ठीक है जी। अब कॉन्ट्रैक्ट के पास एक कॉन्ट्रैक्टर के पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया मॉल बनाने का। अब मॉल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आया तो कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्टी से कहा कि मैं मॉल बनाने के 100 करोड़ रुपये लूँगा। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड करा। अच्छा दोस्त, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड करा कि मैं 100 करोड़ रुपये लूँगा एक मॉल बनाने के लिए। इसने कहा, ऐसा कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्टी से कहा। कॉन्ट्रैक्टर मान लेते हैं है डीएलएफ, डीएलएफ कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, डीएलएफ। और कॉन्ट्रैक्टी मान लेते हैं मिस्टर ए है। तो मिस्टर डीएलएफ ने मिस्टर ए से कहा कि मैं आपका मॉल तो बना दूंगा, पर इस मॉल बनाने में टोटल जो प्राइस मैं आपसे चार्ज करूंगा वो 100 करोड़ रुपये रहेगा, ठीक है। और मॉल आपको 5 साल में कंप्लीट करके देंगे। तो एस्टिमेट पीरियड है मॉल बनाने का, एस्टिमेट टाइम जो लगेगा एक मॉल को बनाने के लिए वो 5 साल लगेंगे, ठीक है। 5 साल बड़े बड़े साल होते हैं, ऐसा नहीं छोटा मोटा साल है कि 5 साल। और छोटा मोटा मॉल भी नहीं बन रहा, बहुत बड़ा मॉल बन रहा है, इसलिए टाइम तो चाहिए दोस्त। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो मिस्टर डीएलएफ ने जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सेट करा, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मांगा, इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 100 करोड़ का, ये 100 करोड़ रुपये आया कैसे? ये 100 करोड़ रुपये डीएलएफ ने कुछ इस तरीके से एस्टिमेट करा होगा, टोटल कॉस्ट एस्टिमेट करी होगी, टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एस्टिमेट करा होगा कि भाई मेरा इतना खर्चा आ सकता है टोटल कॉस्ट में, जिसके अंदर प्लस इसने अपना प्रॉफिट जोड़ा होगा और तब जाकर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड करा होगा। ऐसे ही करा होगा। भाई मैं टीएलएफ हूँ, आप मिस्टर ए हो, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई मैं 100 करोड़ चार्ज करूंगा आपसे। अब जब मैं आपसे 100 करोड़ रुपये चार्ज करूंगा तो आप ये बताइए कि जो 100 करोड़ रुपये मैं आपसे चार्ज करूंगा इसमें मेरा प्रॉफिट भी तो जुड़ा होगा और मेरी कॉस्ट भी जुड़ी होगी। अच्छा, कॉस्ट के अंदर क्या क्या जुड़ा होगा? वही जो मटेरियल लगेगा उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो भी रॉ मटेरियल लगने वाला है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो भी लेबर से लगने वाली है, जो भी अदर एक्सपेंसेस होने वाले हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए 3 चीज़ लगती है, बताइए और क्या? भाई मटेरियल लगता है, लेबर लगता है और एक कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड भी हम कह सकते हैं। तो हमने कहा भाई मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, खर्चे लगेंगे। मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस जैसे मशीन खरीदने में, मशीन खरीदी है ना, ये सब बहुत कुछ खर्चा होगा और सारे खर्चे को जोड़ने के बाद हमारी टोटल कॉस्ट एस्टिमेट आई और हमने उस पर अपना प्रॉफिट जो हम डिसाइड करना चाहते हैं, जो हमने प्रॉफिट ये हम डिसाइड करता है, ये डीएलएफ खुद डिसाइड करता है कि कितना प्रॉफिट उसको कमाना है। कॉस्ट को एस्टिमेट करा, एस्टिमेट करने का अपना प्रॉफिट जोड़ा और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जाकर 100 करोड़ में मांग लिया। तो मैं कह सकता हूँ 100 करोड़ के अंदर 2 चीज़ छुपी हुई है, एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, जितनी कॉस्ट लगेगी, और उसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ, तब जाकर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 100 करोड़ रुपये आया है। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई जहाँ तक मैंने बताया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है एस्केलेशन क्लोज का कॉन्सेप्ट। क्या था? अब मान लो दोस्तों 5 साल है और 5 साल में महंगाई बढ़ती चली जाती है, इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है? महंगाई बढ़ती है। ड्यू टू इन्फ्लेशन क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। कभी हो सकता है कि कुछ हो सकता है कि प्राइस में राइज हो, महंगाई तो बढ़ने से क्या होता है? प्राइस में राइज। पर कभी कभी ऐसा होता है कुछ प्राइस में कमी भी आ जाती है, कहीं कहीं प्राइस कम भी हो जाते हैं, कहीं कहीं प्राइस कम भी हो जाता है। बेसिकली जनरली केस के अंदर क्या होता है, 90 to 95% केस के अंदर महंगाई की वजह से प्राइस बढ़ता ही है। पर मैं कह सकता हूँ 0 से 5% केस के अंदर प्राइस कम भी रहता है किसी किसी प्रोडक्ट्स का, बस ज़्यादा नहीं, मतलब मेजरली प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ता ही बढ़ता है महंगाई की वजह से।
यार पहले पहले बहुत सामान सस्ता आया करता था। आज से 5 साल पहले की बात करो आप, आज से 5 साल पहले कितना सस्ता सामान आता था, हर चीज़ कितनी सस्ती हुआ करती थी। और आज देख लो कितना महंगा सामान आ रहा है। तो महंगाई बढ़ने से, आप मुझे बताइए, महंगाई बढ़ने से क्या मटेरियल नहीं बढ़ेगा उन 5 सालों में? बढ़ेंगे। क्या लेबर के वेजेस रेट नहीं बढ़ेंगे उस साल 5 सालों में? भाई मान लो आज ये 100 करोड़ रुपए, आज मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सेट करा, मान लेते हैं आज मान लो 2021 का 1 जनवरी है, मान लो आज 2021 का 1 जनवरी है फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे बताओ 5 साल कब कंप्लीट होंगे इसके? 2022 में इसका पहला साल खत्म होगा, 2023 में इसका दूसरा साल खत्म होगा, 2024 में 30 साल, 2025 में चौथा साल और 2026 में जाकर 5 साल कंप्लीट होंगे। भाई यहाँ इसके 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं। मुझे बताइए सर, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मांगा जा रहा है वो आज की कॉस्ट के अनुसार मांगा जा रहा है? भाई जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपने मांगा है कि भाई मैं 100 करोड़ पे लूँगा, वो आज के मटेरियल की प्राइस के हिसाब से मांगा है नहीं मांगा? मांगा है सर, आज के मटेरियल के हिसाब से मांगा है। भाई मुझे बताओ, आज मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, यहाँ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एग्रीमेंट बना, सब कुछ हुआ, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मॉल बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया गया कॉन्ट्रैक्टर द्वारा। उसने जो प्राइसेस बताया है वो 100 करोड़ पे जो प्राइस बताया है वो 1 जनवरी के मटेरियल को ध्यान में रखते हुए, लेबर को ध्यान में रखते हुए तो प्राइस बताया। मान लो आज 1 जनवरी 2021 है, ये मान के चलिए 1 जनवरी 2021 में आज मटेरियल का रेट जो है वो है, उस हिसाब से प्राइस बताया। मतलब एक लेबर आज 500 रुपये के हिसाब से चार्ज करता है पैसा एक दिन का। मतलब एक लेबर आज एक दिन में 500 रुपये ले जाएगा और वो 1 घंटा काम, 1 दिन काम करता है। तो आज की लेबर रेट, वेजिस रेट क्या है? 500 रुपये पर डे। क्या आने वाले 5 सालों में भी लेबर की रेट 500 रुपये पर डे रहने वाली है? नहीं सर। क्या पता अगले साल 600 हो जाए, उसके अगले साल 700 हो जाए, उसके अगले साल 800 हो जाए, उसके अगले साल 900 हो जाए, और उसके 2026 में बहुत टाइम है, बहुत आगे साल में क्या हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। अगले 5 सालों में ये रेट, वेजिस रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। अगले 5 सालों में मटेरियल का रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। सीमेंट का कट्टा आज 350 रुपये का आ रहा है, मान लेते हैं आज सीमेंट का कट्टा 350 रुपये का आ रहा है, आगे जाकर ये 500, 550, 600, 650 होने वाला है 5 सालों में। अब भाई जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो बताया गया है वो आज के रेट से बताया है, और अगर आज के रेट से कॉस्ट निकालो तो भाई जब मैं आने वाला, अब ये तो है नहीं कि मैं आज ही 5 सालों का मटेरियल खरीद लूँ, ये तो है नहीं मैं आज ही 5 सालों के लिए लेबर डिसाइड कर लूँ कितने फिक्स रहे, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे काम कंप्लीट होता जाएगा, जैसे जैसे काम कंप्लीट होता जाएगा, मटेरियल का रेट भी बढ़ता चले जाएगा, और जब मटेरियल का रेट बढ़ेगा, लेबर की वेजेस रेट बढ़ेगी, लेबर का रेट बढ़ जाएगा, तो मटेरियल का रेट बढ़ेगा, लेबर का रेट, तो ऑटोमेटिकली टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी मेरी, ऑटोमेटिकली टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। भाई मैंने हिसाब से मैंने सोचा था, मान लेते हैं इन 100 करोड़ पे, इस 100 करोड़ पे जो टोटल कॉस्ट है, वो जो मेरी कॉस्ट है वो 100 करोड़ पे है, 60 करोड़ मेरी कॉस्ट है, 60 करोड़ पे ही कॉस्ट इंकर्ड होती है, और मैं अपना प्रॉफिट जोड़ता हूँ 40 करोड़ रुपये, 40 करोड़ प्रॉफिट जाता हूँ, तब जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बनता है 100 करोड़ रुपये। अब जो मैंने टोटल कॉस्ट डिसाइड करी है, ये डिसाइड करी है वो 1 जनवरी के हिसाब से करी है, 1 जन 2021 के हिसाब से करी है। अब 1 जन 2021 को जितना मटेरियल था उसके हिसाब से कॉस्ट कैलकुलेट करी, पूरे साल 5 सालों की, पूरे मॉल की। 1 जनवरी को जो लेबर का रेट चल रहा था उसके हिसाब से कॉस्ट कैलकुलेट करी। फिर आने वाले टाइम में, आने वाले समय में ये कॉस्ट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। अब मान लो ये कॉस्ट बढ़ गई, भाई मैंने तो भाई 60 करोड़ पे सोचा तो कॉस्ट आएगी, पर भाई फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ता चलेगा मटेरियल का, फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ता चलेगा, और ये कॉस्ट हो गई 120 करोड़ रुपये, बढ़ता ये करोड़ 120 करोड़ पे इंक्रीज हो गया। भाई इतना मटेरियल बढ़ जाता है, इतना डिफरेंस आ जाता है 5 सालों के अंदर, बहुत होते हैं 5 साल, ये 5 साल में इंक्रीज होता है। इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ गया, महंगाइयों की वजह से क्या हो गया भैया, प्राइस का इंक्रीमेंट हो गया। अब ऐसा करने लगा तो मैंने कहा भाई अगर मैं अपना टोटल कॉस्ट 120 करोड़ मेरी अराइज हो गई, जबकि मैं सोचा था कि मेरे 60 करोड़ में मॉल बन जाएगा, पर नहीं हुआ। भाई फ्यूचर में लेबर रेट बढ़े, उनको पैसा देना ज़्यादा पड़ा, मटेरियल महंगा आने लगा, भाई अगले साल से मटेरियल महंगा, और अगले साल और महंगा हो गया, और लेबर रेट महंगा हो गया, 5 सालों में तो बढ़ता चले जा रहा है। ऐसे केस के अंदर मेरी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और मैंने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पहले से डिसाइड कर लिया था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दोस्तों पहले से डिसाइड कर लिया था कि मैं आपसे कितना लूंगा, 100 करोड़ पे लूंगा। अब भाई अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पहले से डिसाइड कर लूँ 100 करोड़ पे लूंगा, और मेरी कॉस्ट जब मैं एक्चुअली इंकर्ड करूंगा, जब मैं एक्चुअली काम करूंगा, 5 साल में जब पूरे हो जाएंगे तब जाके तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट आएगी। ये तो एस्टिमेटेड है, और एस्टिमेटेड आज के बेसिस पर निकाला है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर मेरा लॉस इंकर्ड हो जाता है, वो भी कितने का, 20 करोड़ का। जहां मेरा प्रॉफिट हो रहा था वहां मेरा लॉस इंकर्ड हो गया, जहां मेरा प्रॉफिट हो रहा था वहां मेरा क्या आ गया, लॉस आ गया। अब ये तो गलत हो जाएगी, ये तो कॉन्ट्रैक्टर बर्बाद हो जाएगा ऐसे तो,
देख रहे हो आप, लॉस में आ गया भाई कॉस्ट के बढ़ने से, और कॉस्ट बढ़ेगा 5 साल में, ये आपको पता है दोस्तों। बस यही कॉन्सेप्ट है इस चीज में। अब कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी से ये कहेगा, कॉन्सेप्ट आया क्या, अब कॉन्ट्रैक्टर कौन, डीएलएफ, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी से, कौन है कॉन्ट्रैक्टर, डीएलएफ है, डीएलएफ। और कॉन्ट्रैक्टी कौन है, कॉन्ट्रैक्टी कौन है, कॉन्ट्रैक्टी है मिस्टर ए। अब कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी से 1 जनवरी को जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सेट हुआ ना, 1 जनवरी 2021 को जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सेट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड हुआ, वो 1 जनवरी की कॉस्ट के हिसाब से हुआ 100 करोड़ पे, है ना। अब कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्टी से ये कह दिया कि भाई कॉन्ट्रैक्टी मिस्टर ए, किसने कहा, डीएलएफ ने मिस्टर ए से कहा, डीएलएफ ने मिस्टर ए से कहा कि फ्यूचर में अगर इन्फ्लेशन होने की वजह से, महंगाई बढ़ने की वजह से, होने की वजह से मटेरियल और लेबर के रेट बढ़ जाते हैं, मटेरियल लेबर या एक्सेट्रा रेट बढ़ जाते हैं, जो कि बढ़ेंगे, रेट बढ़ जाते हैं, तो जिस परसेंटेज से मटेरियल बड़ा, परसेंटेज लिख रहा हूँ, बाकी यहाँ परसेंटेज नहीं आ सकता, जरूरी नहीं है परसेंटेज ही हो, कुछ और से भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जिस परसेंटेज से मटेरियल ये लेबर बढ़ा उस परसेंटेज से प्रोपोर्शनेटली हम नहीं बढ़ा, तो प्रोपोर्शनेटली हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बढ़ाएंगे, प्रोपोर्शनेटली हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बढ़ाएंगे। ऐसा लिख दिया गया एग्रीमेंट में। और जब ऐसा एक एग्रीमेंट बनाया, जब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एग्रीमेंट बनाया, तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हुआ ही, साथ में एक क्लोज डाला गया और उस क्लोज को बोला गया एस्केलेशन क्लोज। उस क्लोज को क्या नाम दिया गया, एस्केलेशन क्लोज बोला गया। और एस्केलेशन क्लोज में ये लिख दिया गया कि भाई अगर फ्यूचर के अंदर मटेरियल और लेबर के रेट बढ़ गए ना, तो जिस प्रोपोर्शनेट से रेट बढ़े थे उस प्रोपोर्शनेट से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बढ़ाया जाएगा, और अगर घट गए तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी घटा दिया जाएगा। पर बहुत कम होता है चांस घटते हैं, रेट बढ़ते हैं। भाई कॉन्ट्रैक्टर को तो ऐसा लॉस हो जाएगा, भाई 5 साल में बनेगा, छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है, 5 साल, और 5 साल में लेबर और मटेरियल के रेट बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होंगे। तो जितने प्रोपोर्शनेट पे इंक्रीज हो जाएंगे, जितने प्रोपोर्शनेट में मटेरियल लेबर बढ़ेगा, उस प्रोपोर्शनेट से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी इंक्रीज करूंगा, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देना पड़ेगा। और ऐसा अपने एग्रीमेंट में लिख दिया। और जिस क्लोज पे लिखा गया था, उस क्लोज को, जिस पॉइंट बनाते हैं ना एग्रीमेंट बनाते हुए, क्लोज होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, जिस पॉइंट पे लिखा था उसको एक्सक्लेशन क्लोज कहा गया। एक्सक्लेशन क्लोज यही है कॉन्सेप्ट। आया समझ में कॉन्सेप्ट पूरा? आइए इसके बारे में थोड़ा लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। लिखेंगे escalation clause state that if in the future price of material plus wages rate आर इंक्रीज्ड, अगर फ्यूचर में काम करते करते मटेरियल का रेट, मटेरियल का प्राइस और वेजेस का रेट इंक्रीज हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विल आल्सो बी इंक्रीज्ड प्रोपोर्शनेटली। प्लस वाइसा वर्सा। और अगर प्राइस घट गया तो फिर कम भी होगा। कॉन्ट्रैक्ट भी कह रहा है कि भाई ठीक है, प्राइस बढ़ जाएगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ा देंगे, पर अगर प्राइस कम हुआ मटेरियल का आने वाले टाइम पे, तो उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उस प्रोपोर्शनेट पे कम भी कर देना। पर बहुत कम होता है, पर हमने लिख दिया भाई अगर बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कम होगा तो घटा भी देंगे। यही कहता है एक्सक्लूशन क्लोज।
एस्केलेशन क्लॉज यही कहता है और यही कॉन्सेप्ट है और ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? ये है कॉन्सेप्ट कि भाई फ्यूचर में, और बिल्कुल जेन्युइन सी बात करी गई है भाई, ऑब्वियस सी बात है, आज का जो प्राइस हम फ्यूचर में 5 सालों का प्राइस थोड़ा एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा या लेबर के रेट बढ़ेंगे तब जाकर एस्केलेशन क्लॉज लगेगा। लेबर के रेट, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा सुने, मेरे पास आज 1000 लेबर काम कर रहे हैं मॉल पे। अब मैंने 1000 लेबर, एक लेबर को 500 रुपये देता हूँ। अब मैं 1500 लेबर काम कर रहा हूँ ना, मेरे लेबर बढ़ गए, तो ये एस्केलेशन क्लॉज नहीं है। रेट तो वही है ना 500 रुपये, लेबर बढ़ाना ना बढ़ाना उसको आपको देखो, आप हैंडल करो। लेबर के रेट 500 ही है, आप 1000 से 1500 कर रहे हो, दैट इज नॉट एस्केलेशन क्लॉज। आज मटेरियल आपका 1000 किलो आता था, अब आप 1500 किलो ले रहे हो, तो ये एस्केलेशन क्लॉज नहीं है। आज लेबर जो 500 रुपए देते हो, आने वाले टाइम में लेबर को 600 रुपए दे रहे हो, जो 100 रुपए है वो एस्केलेशन क्लॉज है। लेबर के बढ़ने से एस्केलेशन क्लॉज नहीं होता, लेबर के रेट के बढ़ने से एस्केलेशन क्लॉज हुआ। भाई तेरी मर्जी, तू कॉन्ट्रैक्टर, तू 2000 लगा, 3000 लगा, 4 लगा, हमें क्या मतलब। पहले तू 1000 लगा रहा था, अब तू 2000 लेबर लगा रहा है, हमें क्या मतलब उससे। हाँ, पहले एक लेबर को 500 रुपए देता था, अब तू 550 या 600 दे रहा है, ये इस पे मतलब है, ये है एस्केलेशन क्लॉज। पहले तो 1000 किलो मटेरियल लगा रहा था जो कि 10 रुपए का 1 किलो आ रहा था, अब 15 रुपए का आ रहा है, तो वो है दोस्तों एस्केलेशन क्लॉज। 5 रुपए एस्केलेशन क्लॉज। ये नहीं कि तू 1000 किलो से 2000 किलो मटेरियल मांगने लगा। मटेरियल की क्वांटिटी बढ़ाने से एस्केलेशन नहीं क्लॉज हुआ, एक मटेरियल का प्राइस बढ़ने से एस्केलेशन क्लॉज लगेगा। क्लियर है या नहीं है? यस सर। लो जी, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो लेबर के रेट के बढ़ने से एस्केलेशन क्लॉज लगेगा। लेबर को बढ़ा दिया वो एस्केलेशन क्लॉज थोड़ा ना है। आप 2000 करो, 3000 करो, इससे कॉन्ट्रैक्टिंग को क्या मतलब, कितने लेबर लगा के आप काम करवा रहे हो। हाँ, कॉन्ट्रैक्टिंग को मतलब तब होगा जब यहां पर जब कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस सेट हुआ था, तब आप 500 रुपए मान के चल लेते एक लेबर का प्राइस, अब वो 700 रुपए देने लगे। भाई आने वाले टाइम में लेबर भी रेट बढ़ेगा, ठीक है, तो लेबर का रेट बढ़ेगा तो आने वाले टाइम में भाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो वो इंपॉर्टेंट चीज है एस्केलेशन क्लॉज के अंदर। आगे समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आइए अब इसके क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं हम अपनी बुक का। आइए 13 क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है। कहता है ड्यूलेक्स लिमिटेड अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 5 लाख रुपीज ऑन 1 जुलाई 2016। ऑन 30 जून 2017 व्हेन द अकाउंट वर क्लोज द फ्लोइंग डिटेल अबाउट द कॉन्ट्रैक्टर वाज गैदर्ड। 31 जून को अकाउंट क्लोज करा गया और 1 जुलाई 2016 से अकाउंट चालू हुआ है, मतलब 12 महीने 30 जून पर खत्म होते हैं। मटेरियल परचेज करा, वेजेस पे करा, जनरल एक्सपेंस है, प्लांट परचेज करा है, मटेरियल ऑन हैंड है, वेजेस एक्रूड है। एक्रूड मतलब वो वेजेस जो पे करना था पर आपने पे नहीं करा। वर्क सर्टिफाई, कैश रिसीव, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट और वर्क अनसर्टिफाई आपको पहले से गिवन है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इन द अबव कॉन्ट्रैक्ट कंटेनिंग एन एस्केलेशन क्लोज, इस कॉन्ट्रैक्ट में एस्केलेशन क्लोज लगा हुआ है, मतलब प्राइस के बढ़ने से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बढ़ेगा। विच रीड एज फॉलो, जो क्लोज था वो ये रहा क्लोज। इन द इवेंट ऑफ प्राइस ऑफ मटेरियल एंड रेट ऑफ वेजेस विल इंक्रीज बाय मोर देन 5%, the contract price would increase according to 25% of the rise in the cost of material and wages beyond 5% in each case। क्या कह रहा है, इस लाइन को थोड़ी देर में समझाता हूँ, थोड़ी देर में, पहले नीचे की बात पढ़ लो। It was found that since the date of signing the agreement, prices of material and wages rate increased by 25%. The value of work certified does not take into account the effect of the above clause. Prepare a contract account. Working note should be the part of the answer. Working note should be the part of the answer. अब वो क्या कह रहा है, जरा ध्यान सुनिएगा। अब देखिए दोस्तों करना कैसे है, मैं उस लाइन को दोबारा पढ़ाऊंगा तब जाकर समझ में आएगा। पहले मैं आपसे एक चीज़ निकालना चाहता हूँ। यहाँ पर बात हो रही है मटेरियल और वेजेस की, तो मटेरियल वेजेस की कॉस्ट बता देते हैं हम। सबसे पहले हमारी बात हो रही है भाई क्या बढ़ा है, मुझे बताइए। इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ गया कि ये मटेरियल और वेजेस के रेट बढ़ रखे हैं, प्राइसेस बढ़ रखा है मटेरियल और वेजेस का। तो सबसे पहले मैं जो 13 क्वेश्चन कर रहा हूँ, सबसे पहले आप ये निकालो कि भाई मेरी जो अभी मटेरियल है उसकी नेट कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो इस साल ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम हुई है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल शुरू में कितना लगाया था कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जरा देखना सर। कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो लगाया है वो 1 लाख लगाया है और 1 लाख मटेरियल खरीदा था, ठीक है, वह खर्चा मान लिया, पर इसमें से कितना बच गया, 25,000 बच गया। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितना मटेरियल लगा है सर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो 1 लाख मटेरियल खरीदा था, 25,000 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वर्क मटेरियल इन हैंड बच गया। तो मैं कह सकता हूँ 75,000 का मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लग गया। समझ में आ गया नहीं आया बताइए सर। यहाँ तक मैं पूरा 1 लाख नहीं लगूंगा दोस्त, भाई जो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लगा ही नहीं उसके रेट इंक्रीज होने से क्या ही फर्क पड़ रहा है कॉन्ट्रैक्टर को और कॉन्ट्रैक्टी को। भाई मटेरियल जब लगेगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तभी तो उसको अभी एस्केलेशन क्लोज करेंगे। मटेरियल जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लगा ही नहीं उसका क्या ही मतलब, उसका खर्चा हटा नहीं देते।
क्रेडिट साइड में डालते हैं, मटेरियल इन हैंड करके हटा देते हैं। तो 1 लाख का मटेरियल खरीदा था, जिसमें से 25,000 का मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक बच गया, तो कितना लग गया कॉन्ट्रैक्ट में? 75,000। कॉस्ट ऑफ वेजेस बता दो सर। अगर आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ वेजेस, तो आपने वेजेस कितना पे करा है? पे कर दिया 45,000, और अभी इतना और रह गया पे करने के लिए। पे करना था पर किया नहीं, तो टोटल कितना हो गया भाई? 45,000 आपने पे कर दिए, प्लस 5,000 पे आउटस्टैंडिंग वेजेस है, इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 50,000 पे। तो यह आ गया टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर एंड मटेरियल, मटेरियल टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, मटेरियल और वेजेस की टोटल कॉस्ट। सर ये आ गया 1,25,000 रुपये। अब जाके मैं आपको लाइन पढ़ाता हूँ क्या लिखा था वो, ठीक है भैया? आइए जरा ध्यान दीजिएगा। पहले ये लाइन पढ़ो। इट वाज फाउंड दैट, ये हमने फाउंड करा, सिंस द डेट ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट, जिस दिन हमने एग्रीमेंट साइन करा था, द प्राइजेज ऑफ मटेरियल एंड वेजेस रेट इंक्रीज्ड बाय 25%। भाई जिस दिन हमने मटेरियल साइन करा था ना, जिस दिन हमने डेट ऑफ साइनिंग दी एग्रीमेंट, भाई मान लो ये आपका डेट ऑफ साइनिंग, और ये आज का दिन है, आज का दिन है 1 जुलाई 2016 है। आज का दिन कितना है? आज के दिन है 1 जुलाई 2016, ये आज का दिन है, प्रेजेंट डे। जिस तारीख का हम क्या बना रहे हैं? प्रेजेंट डे है, जिस तारीख तक, या प्रेजेंट डे है जिस तारीख की हमें डाटा डिटेल दे रखी है, जिस तारीख की हमें डिटेल दे रखी है। ये है डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ एग्रीमेंट। मान लो यहाँ पर डेट ऑफ एग्रीमेंट का एग्रीमेंट, ये है डेट ऑफ एग्रीमेंट, जिस तारीख को हमने क्या करा था? एग्रीमेंट बनाया था। अच्छा, इस तारीख को जो मटेरियल की कॉस्ट थी और जो वेजेस की कॉस्ट थी, मटेरियल और वेजेस कॉस्ट जो भी थी, मान लो एक्स थी, ये आज के टाइम पर, आज अगर देखें तो 25% से राइज हो गई। समझ में आया क्या लिखा हुआ है? मतलब जिस तारीख को एग्रीमेंट बनाया गया था, उस तारीख को जो मटेरियल और वेजेस की कॉस्ट थी ना, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, वो दोनों के दोनों 25% से बढ़ गए। मतलब आज मेरा मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? आज मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस कितना है? मैंने ऊपर निकाला भी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस आज मेरा कह रहा हूं 1,25,000 है। तो जो 1,25,000 है वो आज के दिन में है। जिस दिन मैंने एग्रीमेंट बनाया था, जिस दिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड करा था, उस दिन जो कॉस्ट थी मटेरियल की, उस दिन से आज के टाइम पे 25% कॉस्ट बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर 1,25,000 जो मेरी आज मटेरियल और वेजी की कॉस्ट है, इसमें 25% बढ़ा हुआ है, तो क्या मैं इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ कि इस तारीख को कितना था, इस तारीख को कितना था, फाइंड कर सकता हूँ? यस सर। अगर आज मेरी कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1,25,000 है, तो भैया मुझे बताओ इंक्रीज करने से पहले की कॉस्ट क्या होगी? मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल वेजेस ऑन द डेट ऑफ द एग्रीमेंट, मैं निकालूंगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट वाले दिन में, एग्रीमेंट वाले दिन में कितने की कॉस्ट थी ये बता दो। आज अगर 1,25,000 रुपए की है, अगर आज अगर 1,25,000 की है, तो ये 125 के बराबर हो गया होगा, नहीं हो गया होगा सर? कैसे भाई? मैंने कहा डेट ऑफ ज्वाइनिंग में, डेट ऑफ एग्रीमेंट के अंदर मान लो 100% कॉस्ट थी, इसमें 25% राइज हो गया। राइज कितना हो गया? 25%। तो आज मेरी जो कॉस्ट है दिख रही है वो 125% के बराबर नहीं दिख रही होगी। अगर मान लो ये मेरी 100% होती, जिस दिन मेरा दिन था कॉन्ट्रैक्ट का, जिस दिन मैंने ज्वाइन करा था कॉन्ट्रैक्ट, जिस दिन कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, डेट ऑफ एग्रीमेंट जिस दिन बना था, उस दिन मेरी कॉस्ट थी 100%। मान लेते जो भी कॉस्ट होगी मटेरियल की वो 100% रही होगी। अगर 100 रही होगी, 25 बढ़ गया, तो ये 125 के बराबर होगा। तो अगर 1,25,000 को 125 से डिवाइड कर दूँ तो 1 के बराबर आ गया, और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 100 के बराबर आ जाएगा। आ जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल वेजेस ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। जिस दिन मैंने एग्रीमेंट करा था उस दिन मेरी मटेरियल की कॉस्ट और वेजेस कॉस्ट दोनों मिलाकर 1,00,000 रुपए थी। उस दिन मेरी मटेरियल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट, वेजेस की कॉस्ट दोनों मिलाकर 1,00,000 रुपए थी। अब समझ में आया क्या लिखा हुआ है ये लाइन? दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो दोस्तों। क्या था? इट वॉज फाउंड दैट सिंस द डेट ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट, जिस दिन एग्रीमेंट साइन किया था उस दिन प्राइस ऑफ मटेरियल एंड वेजेस रेट इंक्रीज बाई 25%। उस दिन से लेकर आज तक 25% बढ़ गया। तो अगर आज मेरा 1,25,000 रुपए है, तो डेट ऑफ साइनिंग में मेरा प्राइस क्या रहा होगा? 1,00,000 रहा होगा, तभी तो 1,00,000 रहा होगा, तभी तो 25% का आज 125 है। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट इफेक्ट ऑफ द अबव क्लोज। कहता है इस अबव क्लोज का वर्क सर्टिफाइड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो इस क्लोज से वर्क सर्टिफाइड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
अब ये लाइन क्या लिखी थी, कहता है भैया बताओ, मुझे बताओ वेजेस और मटेरियल का प्राइस कितने परसेंट से बढ़ गया, 25% से बढ़ गया। आज के दिन जब से हमने डेट ऑफ साइन ज्वाइनिंग द एग्रीमेंट करा था, जब से हमने डेट ऑफ एग्रीमेंट डिसाइड साइन करा था, उस दिन से लेकर आज तक मटेरियल और वेजेस का प्राइस 25% से बढ़ गया। अब ये क्या लिखा है, इन द इवेंट ऑफ प्राइस ऑफ मटेरियल एंड वेजेस रेट इंक्रीज बाई मोर देन 5%, बाई मोर देन 5%, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वुड बी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू बाई 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस बियॉन्ड 5% इन केस। कह रहा अगर 5% अगर बढ़ जाए, कहता है अगर मटेरियल और वेजेस का रेट 5% से बढ़ जाए तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को 25% से बढ़ा देना, पर जो 25% निकालोगे वो मटेरियल और वेजेस की कॉस्ट का निकालना। क्या कह रहा है, दोबारा सुनो। कहता है अगर मटेरियल और वेजेस की कॉस्ट 5% से बढ़ जाए, 5% से बढ़ गई, क्या बड़ी 5%, यस 25 हो गया। ये नहीं कह रहा हर 5%, ये नहीं कह रहा हर 5%, कह रहा अगर 5% से वेजेस और मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को 25% से बढ़ा देना। पर 25% किसका, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का नहीं, 25% ऑफ द वैल्यू, सॉरी 25% ऑफ द राइज इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल जितना बढ़ा उतने से बढ़ा देना। मतलब क्या, मतलब समझ नहीं आया सर, समझ नहीं आया। देखो इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकालता हूं, क्या निकाल रहे, इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने से बढ़ाएंगे यार, ध्यान दीजिएगा सर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ेगा 25% से, और ये 25% से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तब बढ़ेगा जितना बड़ा हुआ है। अगर मटेरियल और वेजेस 5% से बढ़ा तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 25 से बढ़ेगा। जो 25% है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का नहीं, अभी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 5 लाख, 5 लाख का 25% नहीं, 25% अलग चीज का बोल रहा है वो। देखो यहां लिख रहा है 25% बढ़ा देना, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वुड बी इंक्रीज अकॉर्डिंग बाय 25%, किसका, ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस जो बियॉन्ड 5% से आगे होंगे, बियॉन्ड 5% से आगे कितने होंगे उसका 25% ले लेना। अभी मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ मटेरियल और वेजेस कितना है, 1,25,000 माइनस, अब मेरी जान सुना भाई, लेबर और मटेरियल कॉस्ट कितनी थी डेट ऑफ ज्वाइनिंग में, साइनिंग पे 1 लाख, इसका 105% निकाल लो, मतलब इसमें 5% ऐड कर दो, 105% ऐड कर दो। 105% कितना हो गया, 100 प्लस 5% 105 हो गया। तो अगर 1 लाख का 105% देखा जाए तो मुझे बताओ कितना आता है, अभी समझ में आएगा, रुक जाओ। 1,25,000 आ गया, ये तो जो आज का प्राइस है मटेरियल का, और ये कितना आ गया 1,05,000। मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन करते टाइम मटेरियल और लेबर वेजेस का प्राइस 1 लाख था, वो 5% से एक्सीड करो उसको। अगर वो 5% से एक्सीड हो रहा है, कितना होता है, 1,05,000 हो रहा है, 1,05,000 हो रहा है, तो 1,05,000 और आज का जो प्राइस है, इस दोनों में जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है सर, 20,000 रुपए। इस 20,000 का 25% से कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा देना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्रीज कर देना, ऐसा लिखा हुआ है। दोबारा सुनिए, कहता है प्राइसिंग ऑफ मटेरियल एंड रेट वेजेस इंक्रीज्ड बाय मोर देन 5%। अगर वेजेस का रेट और मटेरियल का रेट 5% से बढ़ जाए, बच्चे इसको स्लैब में ले लेते हैं कि पहले 5% पे इतना, दूसरे 5% पे इतना, तीसरे 5% पे इतना, चौथे। सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ एक ही स्लैब है। अगर 5% से बढ़ जाए तो एस्केलेशन क्लॉज लगेगा, और अगर 5% से घट जाए तो एस्केलेशन क्लॉज नहीं लगेगा। अभी मेरा मटेरियल कितना बढ़ा था, 25%, साफ साफ बता रखा है। मेरा 1 लाख का मटेरियल था डेट ऑफ साइनिंग में, और आज मेरा 1,25,000 का हो गया। तो 1 लाख का मटेरियल 1,25,000 का होने का मतलब 25% बढ़ गया। तो क्या ये 5% से ज्यादा है? हाँ, अगर ये 100% होता तब भी 5% से ज्यादा है। तो अगर 25% का स्लैब नहीं करना कि पहले 5 में ये दूसरा 5 में, वो कह रहा है अगर 5% से ज्यादा होगा तो बस एक ही है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5% से बढ़ जाए, अगर आपका नो मटेरियल और प्राइसेस का, मटेरियल और वेजेस का प्राइस 5% से बढ़ा है, हमने कहा 25% बढ़ गया, तो ये 5% से इंक्रीज है, हाँ है, तो आ गया एस्केलेशन क्लॉज के अंदर। एस्केलेशन क्लॉज सिर्फ एक ही है, यहाँ पर 5% से इंक्रीज होगा तो आप एस्केलेशन क्लॉज पे फॉल कर जाएंगे, और अगर 5% से इंक्रीज नहीं हुआ तो फॉल नहीं करेंगे। ये ही एक ही है। कभी कभी आपको ऐसे मिलेगा कि अगर 5% से इंक्रीज हुआ अप टू 10% तक, तो आपको इतने परसेंट से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ाना है, और 10 से 20 के अंदर हुआ तो इतने परसेंट बढ़ाना है, 20 से 30 के बीच में हुआ तो इतने परसेंट बढ़ाना है। तो ऐसे भी हो सकता है स्लैब वाइज, पर यहाँ पर एक ही स्लैब है।
5% से एक्सीड कर जाए तो एस्केलेशन फ्लो क्लॉज में फॉल कर जाओगे, और अगर नहीं करा तो एस्केलेशन क्लॉज में फॉल नहीं करेंगे। तो अगर 5% से बढ़ जाए, अगर 5% से क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो जरा ध्यान सुनिएगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को देखना, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यहां से लिखा है द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वुड बी इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को भी बढ़ा देंगे अगर वेजिस और मटेरियल का रेट 5% से बढ़ जाए। हमने कहा 25 हो गया तो 5% से तो बढ़ गया ना, तो फॉल कर गया एस्केलेशन क्लॉज में। अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ाओ, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, अकॉर्डिंग बाय 25%, किसका, ऑफ द राइज्ड प्राइस, राइज प्राइस, जो प्राइस बढ़ेगा। आपका 25% 100% हमें मतलब नहीं, हम तो 5% लेके चलेंगे। अगर आपका मटेरियल का प्राइस और वेजेस का प्राइस 5% 25% हो गया तो वो हम 5% लेके चलेंगे कि 5% बढ़ गया। बस आपको फॉल करने के लिए 5% वाली कैटेगरी फॉल करनी है, 5% वाली कैटेगरी से बढ़ना है। अब मटेरियल का प्राइस अगर वेजेस का प्राइस 4% से बढ़ता तो एस्केलेशन क्लॉज लगता ही नहीं। जब ये 5% से एक्सीड करेगा तब लगेगा। और 5% कितना लगेगा, 25%। भूल जाओ उस 25% को। अब वो 25% सिर्फ एस्केलेशन क्लॉज लगाना और नहीं लगाने के लिए निकाला गया था, कितने परसेंट से मटेरियल का रेट बढ़ा। 25% से बढ़ गया तो इसका मतलब 5% से एक्सीड करा तो फॉल हो जाएगा, आप एस्केलेशन क्लॉज में आ जाओगे। तो कह रहा है जो 25% आप निकालोगे ना, वो राइज का निकालना है, राइज का जितना बड़ा, कितना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, कितना, बियॉन्ड 5% इन ईच केस, बियॉन्ड 5% इन ईच केस के, बियॉन्ड 5%। कहता है हम 25% निकालेंगे, 25% निकालेंगे उस मटेरियल और वेजेस की कॉस्ट को जो 5% से बढ़ गया हो, उससे 25% निकालना। 5% से बढ़ गया पहले, तभी तो मैंने कहा कि अगर मेरा 1 लाख रुपए तो 1 लाख को 5% बढ़ाऊंगा तो 105 हो जाएगा ना। पहले 1 लाख 100 के बराबर है, 5% बढ़ाऊंगा तो 1 लाख 5 हो जाएगा। अब 1 लाख 5 से कितना बढ़ा, 1.25, 1 लाख 5 से कितना बढ़ा, बियॉन्ड 5%, ये लिखा लेता है यहाँ पर। 25% निकालेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल और वेजेस का जब बियॉन्ड 5% हो जाएगा, बियॉन्ड 5%। हमने कहा पहले बियॉन्ड 5% निकालो, ये है बियॉन्ड 5%। पहले मैंने इसको बियॉन्ड करा, बियॉन्ड 5%, मतलब 5% निकाला और 5% से ज्यादा जो आया, सॉरी ये है बियॉन्ड 5%। ये तो हो गया 5% बढ़ा दिया, और 5% बढ़ाने में कितना देखा, 1.5 आया, और ये कितना है 1.25। एक्चुअल में कितना बढ़ा, 1.25। हमने कहा जो हम 25% निकालेंगे वो 5% से मटेरियल और वेजेस का जो 5% निकालो, उससे जितना बियॉन्ड जाएगा उसका 25% कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में डाल देना। हमने कहा मेरा एक्चुअली जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 1,25,000 है। अब मैंने कहा पहले 105 निकालो, 5% बढ़ाओ। हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को अगर वेजेस और वेजेस और मटेरियल को 5% बढ़ाएंगे तो 1.5 होगा। तो मैंने कहा इससे कितना बियॉन्ड है, यह है 5%। 5% से कितना बियॉन्ड हो रहा है, हमने कहा 2 लाख रुपए, 220,000 रुपए बियॉन्ड है ना। 5% से कितना बियॉन्ड है, यहां लिखा है ना बियॉन्ड 5%। पहले कहना बियॉन्ड 5%, और जितना बियॉन्ड 5% होगा उसका 25% कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में ऐड कर देना। सर मटेरियल और वेजेस का 5% ऐड करा तो 1.5 आया, तो इससे एक्चुअल में कितना बियॉन्ड हुआ है, 20,000। तो 20,000 का 25% कितना होता है, 5,000। इतना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में ऐड कर देंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मेरा 5,000 नहीं, 5 लाख नहीं, 5,05,000 माना जाएगा। लो जी, बात क्लियर है। इस तरीके से निकाला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइन को समझना। आइए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाकर दिखाता हूँ मैं आपको। खत्म हो गया क्वेश्चन, यही बताना था कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने से बढ़ेगा। अब सारी डिटेल जो दे रखी है वो सीधी सीधी पुट कर दो आप। अभी आपको दिख रहा है सर 5,000 ही बढ़ा है, तो आप ये भी तो देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही 5 लाख था। अगर ये 100 करोड़ होता तो 5 करोड़ से बढ़ जाता। फर्क आ जाता है भाई, बहुत फर्क आ जाता। सबसे पहले लिखेंगे मटेरियल, हमने कितना खरीदा, हमारे पास वेजेस था, वेजेस के अंदर आउटस्टैंडिंग जोड़ देना। इसके बाद और क्या क्या है हमारे पास, सारे डाल दीजिए। अब तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं वैसे बना दो। वेज हो गया, जनरल एक्सपेंस हो गया, प्लांट परचेज नहीं, डेप्रिसिएशन डाल देंगे सीधा। जनरल एक्सपेंस हो गया, हमें दे रखा डायरेक्टली डेप्रिसिएशन डाल दो। यहाँ लिख दो बाई मटेरियल ऑन हैंड, कितना है मटेरियल ऑन हैंड। देखिए 1 लाख का हमने मटेरियल खरीदा था, 25,000 हमारे हैंड में बच गया तो 75 ही यूज़ हुआ था। वेजी कितना है 50,000 का, 45 प्लस 5,000 आउटस्टैंडिंग। जनरल एक्सपेंस आपको दे रखा है 10,000 रुपये का, और डेप्रिसिएशन लगा रहे प्लांट पे 5,000 रुपये का। 10,000 का जनरल एक्सपेंस और 5,000 का डेप्रिसिएशन। यहाँ ले देंगे बाय WIP, ये आ जाएगा सर्टिफाइड
और ये आ जाएगा अनसर्टिफाइड। और क्या बोला था क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर कह रहा था कि एस्केलेशन क्लोज या राइज होने से वर्क सर्टिफाइड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ जी, कह रहा था वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट, तो वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ अबव क्लोज। इसका मतलब जो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाई है उसका इफेक्ट अबव जो ऊपर दिया क्लोज है उसका इफेक्ट उसके अकाउंट में नहीं आना चाहिए, उसका इफेक्ट उसके अकाउंट में नहीं आना चाहिए। अगर अगर ऐसा नहीं बोलता तो यहाँ मैं 2 लाख की जगह 2 लाख 5 कर देता, यहाँ मैं 2 लाख की जगह दोस्तों 2 लाख 5 कर देता अगर ये लाइन नहीं लिखी होती। ये लाइन नहीं लिखी होती, क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट, अकाउंट में नहीं लेंगे द इफेक्ट ऑफ द अबव क्लोज, ऊपर दिए गए क्लोज का इफेक्ट अकाउंट में नहीं लिया जाएगा वर्क सर्टिफाइड के। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो मैं क्या करता, वर्क सर्टिफाइड जो मेरा 2 लाख था अब वो मुझे 5,000 एक्स्ट्रा देगा, क्योंकि भाई इंक्रीज हुआ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में तो 5,000 एक्स्ट्रा दे, क्योंकि ये लाइन लिखी है इसलिए मैं यहाँ पर 2 लाख लिख रहा हूँ। पर अगर आप स्टडी मटेरियल में देखेंगे तो वहां पर 2 लाख 5 लिखा हुआ है, वो गलत है दोस्तों। 2-5 इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर एक लाइन दे दी ना, इसने अगर ये लाइन नहीं दी होती, इसने साफ साफ कह दिया कि ऊपर दिए गए एस्केलेशन क्लॉज का इफेक्ट द वर्किंग प्रोग्रेस में नहीं आना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में वर्क सर्टिफाई के अंदर नहीं आना चाहिए अब क्लोज का इफेक्ट। इसलिए वर्क सर्टिफाई मेरे को दे रखा है भी 2 लाख रुपए और अनसर्टिफाइड दे रखा है 15,000 रुपए। अब मेरा स्टडी मैट से डिफर करेगा, ठीक है जी। स्टडी मैट में स्टडी मटेरियल में इस लाइन को इग्नोर कर दिया गया है। अगर आप ये लाइन इग्नोर कर देते हैं कि द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ द अबव क्लोज, ऊपर दिए गए क्लोज का इफेक्ट डब्ल्यू वर्क सर्टिफाई के अंदर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर मत डालने। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर जब आप वर्क सर्टिफाई का इफेक्ट डालोगे, वर्क सर्टिफाई आप डालोगे तो ऊपर दिए क्लोज का इफेक्ट नहीं आना चाहिए, डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ अबव क्लोज। ठीक, ये लाइन नहीं लिखी होती तो यहाँ 2 से लगा 2,05,000 मांगता और उससे बोलता देखो 5,000 का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्रीज हो गया, आप 2,5 दीजिए। अभी क्योंकि क्वेश्चन में वो लाइन लिखी हुई है इसलिए 2,15,000 मैंने यहाँ पर लिखा। और बाद यहाँ से निकालेंगे टू नोशनल प्रॉफिट, इसके बाद यहाँ पर निकालेंगे टू नोशनल प्रॉफिट। वैसे दोस्तों पता है ये लाइन देनी ही नहीं चाहिए थी इसको, फिर आप एस्केलेशन क्लोज करवा क्यों रहे हो? इस लाइन को काट करना, आप ऐसा करो इस लाइन को काट दो, इस लाइन को आप काट दीजिए और इस लाइन को काट कर यहाँ पर 2,05,000 लिखिए। सुनो मेरी बात भाई, एस्केलेशन क्लोज का मतलब उसका इफेक्ट भी तो कहीं ना कहीं दिखाना है। अब उसका इफेक्ट तो दिखाया नहीं भाई, मैंने कहा 2,05,000 क्यों लिखा? क्योंकि सर्टिफाई के अंदर मैंने वो लाइन काट दी। इसका मतलब वो लाइन काटने का मतलब क्या है, अब वर्क सर्टिफाइड हम जो 2 लाख रुपये हमारा काम हुआ है उसकी जगह 5,000 एक्स्ट्रा और पे करेगा, 5,000 एक्स्ट्रा और वो पे करेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो अब वर्क सर्टिफाई की जगह 2 लाख की जगह 2,05,000 दिएगा। ठीक है, वो लाइन काट दी मैंने क्योंकि उस पर एस्केलेशन क्लॉज का मतलब ही क्या हुआ, जब कॉन्ट्रैक्ट एस्केलेशन क्लॉज नहीं भी करता तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही बनना था, है ना। तो वो लाइन काट कर आप उसको काट कर इस तरीके से करिए कि वो लाइन में इग्नोर कर दीजिए। और उस लाइन को इग्नोर करने का मतलब ये हुआ कि वर्क सर्टिफाई में एस्केलेशन क्लॉज का इफेक्ट देना है और हमेशा देखो जब जब आएगा आपका। लो जी, 2,20,000 प्लस 25,000 क्या जाएगा 2,45,000। फिर आप कहते नहीं तो स्टडी मैट से डिफर आया, मैं डिफर भी बता देता हूँ क्यों आया है। डिफर भी मैंने आपको बता दिया कि भाई स्टडी मैट से डिफर क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर स्टडी मैट ने उस लाइन को कंसीडर ही नहीं करा। अगर उस लाइन को आप कंसीडर करते हो तो उस लाइन में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि WIP जो वर्क इज सर्टिफाइड है उसके अंदर अबव क्लोज जो एक्सक्लूशन क्लोज है उसका इफेक्ट मत दीजिएगा। हमने कहा ठीक है भाई, ये आ गया 80,000 रुपये। तो अगर मैं उसको ध्यान में रखते हुए करूँगा तो सारे आंसर मेरे अलग अलग आएंगे, अगर उसको इग्नोर कर देता हूँ तो अलग आंसर। मैंने स्टडी मैट के हिसाब से कर दिया है, बाकी अगर पेपर के अंदर आ जाता है तो आपको वही करना है। 80,000 रुपये टू को डालेंगे PNL अकाउंट के अंदर, को डालेंगे रिजर्व के अंदर। कितना जाएगा सर? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाल लूँ? वर्क सर्टिफाई अपॉन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। अब एस्केलेशन क्लॉज लेके करोगे तो वर्क सर्टिफाई है 2,05,000 अपॉन में 5,05,000 है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी तो बढ़ गया साथ में भाई, वर्क सर्टिफाई बढ़ेगा। इस साल आपको 5,000 एक्स्ट्रा देना होंगे क्योंकि इसी साल हमने इंक्रीमेंट निकाला है, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस टोटल में भी तो बढ़ागा। तो अब मल्टीप्लाई बाय 100, तो बताइए सर कितना आया? 205 डिवाइड बाई 505 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 40.41%, जो कि सेकंड स्लैब में फॉल कर रहा है। 40% कितने स्लैब में कर रहा है? 41% आ रहा है, जो कि सेकंड स्लैब में फॉल कर रहा है।
तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर, वन बाई टू नोशनल प्रॉफिट कैश रिसीव अपॉन में वर्क सर्टिफाइड, वन बाई टू नोशनल प्रॉफिट आपको दे रखा है 80,000 इंटू कैश रिसीव क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1,50,000, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 2,05,000 आपका वर्क सर्टिफाइड है। निकालिए सर, 1,05,000 80,000 मल्टीप्लाई बाई 1,05,000 डिवाइड बाई 2,05,000 मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 2, यह आ गया 20,487। एक मैंने गलती कर रखी है, ये 1/3 होता है, 2 थोड़ी ना, ध्यान से निकल गया। लो ये 1/3 होता है, आप करो सॉल्व। यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी, 80,000 मल्टीप्लाई बाई 1,50,000 डिवाइड बाई 2,05,000 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया 19,512। सेकेंड स्लैब में 1/3 होता है ना, हाँ 19,512, तो 19,512 तो आप डाल दो पीएनएल अकाउंट के अंदर और इसमें से 80,000 माइनस कर दो। 19,512 में माइनस कर देंगे 80,000, क्या जाएगा 60,488, 60,488, ये आ गया 80,000 और 80,000। क्लियर है, समझ में आ गया। और दैट द एस्केलेशन क्लोज। दोस्तों स्टडी मैट ने ये लाइन इग्नोर कर दी है, तो आप भी इस लाइन को काट कर उस तरीके से करिए, ठीक है। तो हमने कॉन्टैक्ट नंबर बना दिया और वर्किंग नोट हमारा आंसर का पार्ट है, इसलिए मैंने वर्किंग नोट नहीं लिखा। ये हमारा आंसर का पार्ट है, इसलिए हमने वर्किंग नोट यहाँ पर नहीं लिखा। इस क्वेश्चन को एक और बार होमवर्क में करके लाइएगा, अभी एक और बार होमवर्क में कर लीजिएगा तभी हो पाएगा। और यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट अकाउंट के अंदर आपको सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, एक एक क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था, एक एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। टाइम लगता है क्योंकि एक क्वेश्चन में टाइम लगता है, तो टाइम लगाकर हमने कंप्लीट कर दिया। 29 के 29 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हमने, ठीक है ना, एक भी नहीं छोड़ा। दोस्तों यही 29 क्वेश्चन आपको करने हैं और कुछ नहीं करना। इसको कर लीजिए 3 से 4 बार, जब 3 से 4 बार आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे तब जाके कोई और मटेरियल आप उठाइएगा जो सा भी आपको सही लगे, पर 3 से 4 बार एटलीस्ट इसको कर लीजिएगा क्योंकि पेपर इसी से आएगा, ठीक है। उसके बाद भी लगता है कि नहीं मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए मुझे और करना चाहिए, तो पहले 3 से 4 बार इसको फिर और करना है, ठीक है दोस्त। चलिए खत्म करते हैं आज की क्लास को। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।